साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। बॉलीवुड का ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इन तस्वीरों को जरा टकटकी लगाकर देखिए तो यहाँ उल्टे गंगा बह रही है। दूल्हे शर्मा रहे हैं, गमछे से मुंह छिपा रहे हैं। जी हाँ, रामराज में एक नया कांड हो गया है। आपने कथित रूप से पीएम केयर घोटाला, कोविड घोटाला, राफेल घोटाला, जासूसी घोटाला, आयुष्मान घोटाला, सड़क निर्माण घोटाला, पिछले 10 सालों में इन सारे घोटालों के बारे में सुना होगा। लेकिन अब एक नया विवाह घोटाला सामने आया है। यहाँ ब्याह होता है लेकिन मेहरारू नहीं मिलती। ये पूरा मसला बड़ा जबरदस्त है, ध्यान से सुनते जाइए। हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे और बिना कहे ताली बजाएंगे। मगर इन तालियों के तुरंत बाद जो खबर बताऊंगा उसे सुनने के बाद आप खुद को थप्पड़ मारने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि जो लोग इस देश के नौजवानों को देश के लिए खतरा बता रहे हैं उन्हें थप्पड़ मार नहीं सकते। जी हाँ, खबर यह है कि बिहार के नौजवानों को मोदी सरकार आतंकवादी के रूप में देखती है। क्या है पूरा मामला, अभी थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे। और इस पर रवीश कुमार ने किस तरीके से गंभीर सवाल उठाए हैं वो भी दिखाएंगे। वहीं एक भाजपा सांसद को 6 महीने की जेल की सजा हुई है। क्यों हुई है, किसे हुई है, आगे बात करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा झारखंड पहुंची है, उनका माइक लेकर आम जनता क्या कह रही है वो दुखड़ा भी सुनाएंगे। और अंत में बात करेंगे कि किस भाजपा सांसद के ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है और क्यों, कहां डकैती मारने गए थे। और भी बहुत सारे गंभीर मसले हैं, महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे। ये वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है। थोड़ी देर के लिए हमसे अपना दिल और दिमाग दोनों जोड़ लीजिए और आनंद लेते हुए देखते जाइए। मगर उससे पहले सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य की ये तस्वीर खूब वायरल है और लोग गजब गजब सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये अस्पताल क्यों पहुंचे हैं सीने में गंभीर शिकायत होने पर। अरे भाई, किसी मंदिर में चले जाते, अस्पताल की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि वो परम चाटुकार मूर्ख देवगन कह रहा था कि जो राम मंदिर जाएगा उसे अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मंदिर में बैठे रहने वाले रामभद्राचार्य जी को अस्पताल क्यों जाना पड़ा। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि जयपुर में शहीद स्मारक पर पिछले 22 दिन से राजीव गांधी युवा मित्र कड़कड़ाते ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और नई नवेली भाजपा सरकार के राम राज्य का आनंद ले रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की पिछली अशोक गहलोत सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना लागू की गई थी, जिसके तहत युवाओं को 17,500 रुपए प्रति माह दिया जाता था और ये युवा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया करते थे। अब ये लोग कभी कपड़ा निकालकर तो कभी सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भजन लाल सरकार से इस योजना को पुनः लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि राजस्थान चुनाव से पहले बड़े बड़े विश्वगुरु टाइप के नेता राजस्थान में जाकर वहां के लोगों से यह वादा कर चुके थे कि गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन शायद राजस्थान के लोगों ने वो गाना नहीं सुना कि योजनाएं बंद नहीं करने की कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे, वादा तो टूट जाता है। वैसे देखने वाली बात यह भी है कि राजस्थान में कम से कम युवा धरना तो दे रहे हैं, वहां अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। यूपी के शिक्षक भर्ती के युवाओं की तरह मुख्यमंत्री का पैर धोकर पीने की बात तो नहीं कर रहे और रोज रोज लाठी भी खा रहे हैं। अब यूपी में एंट्री हो ही गई है तो विश्वगुरु टाइप का कारनामा देख लीजिए। लेकिन हाँ, इस कारनामे को देखने वक्त कोई हंसेगा नहीं, और हंसेगा तो अपने रिस्क पर। यदि किसी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आनी पानी दोष। अपनी स्क्रीन पर इन जोड़ों को जरा ध्यान से देखते जाइए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बताई जा रही हैं। कहा जाता है कि बलिया वीरों की धरती है, लेकिन यहाँ के युवाओं और लड़कियों की मजबूरी तो देखिए। अपनी वीरता कहां दिखा रहे हैं और इन्हें इस तरह की वीरता दिखाने के लिए कौन है जो मजबूर कर रहा है। इससे पहले कि पूरा मामला आपको बताएं, बॉलीवुड का वो गाना याद दिलाना चाहता हूं, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। लेकिन ये गाना जब उत्तर प्रदेश में जाए तो ठीक उल्टा हो जाए। दुल्हन से ज्यादा दुल्हवा शर्माए, कोई रुमाल से तो कोई पगड़ी से अपना मुंह छुपाए। हाय रे हाय, राम राज्य में दुल्हा दुल्हन की कहानी कौन बताए। दरअसल उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत 537 जोड़ों का विवाह कराया गया 25 जनवरी को। लेकिन अब खबर आई है कि इसमें से लगभग 190 फर्जी जोड़े निकल गए, या फिर वो इस योजना में शादी करने के योग्य नहीं थे। पत्रकार पीयूष राय ने इस मामले को शेयर किया है। इनके अनुसार इस कथित घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। 2 कर्मचारियों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यानी इन आरोपों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रामराज्य वाली सरकार ने घोटालों का एक नया स्कीम चालू किया है। शायद ही दुनिया में ऐसा कथित घोटाला कहीं सुनने को मिला होगा। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा विधायक केतकी सिंह थी। उनका कहना है कि जीरो टॉलरेंस के तहत जांच होगी और कार्रवाई होगी, मिसाल बनेगी, पीढ़ियां याद रखेंगी। ये अलग बात है कि जिन जोड़ों का विवाह हुआ उनकी पीढ़ियां कहां से आएंगी। जब विवाह ही फर्जी हुआ तो पीढ़ी कहां से आएगी। भाजपा
विधायक का कहना है कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, यदि कुछ गड़बड़ हुआ है तो अधिकारियों ने ही गड़बड़ी की है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक राम राज्य का दूल्हा अपना दुखड़ा सुना रहा था। बेचारा कह रहा था कि 3,000 देने को बोले थे, ले जाकर मंडप में बैठा दिए, शादी हो गई, ब्याह हो गया, लेकिन बाद में न 3,000 रुपया मिला न मेहरारू। बारे भैया विश्वगुरु। मगर कल्पना करके देखिए, जिस राज्य में राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, वहां के युवा इतने मजबूर हैं कि फर्जी शादियां कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। और लड़के तो लड़के, उन लड़कियों और महिलाओं के बारे में सोचिए जो अपेक्षाकृत पुरुषों से ज्यादा भावनात्मक होती हैं, वो भी मजबूर हैं फर्जी शादियों में बैठने के लिए। लेकिन खबरदार, जो किसी ने राम राज्य पर सवाल उठाया। अब यूपी के बलिया से ही एक और विश्वगुरु टाइप की खबर सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं पद से एसडीएम हैं। इन पर आरोप लगा है कि पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान इन्होंने एक व्यापारी पर हमला करने की कोशिश की, सीसीटीवी में कैद हो गए। और न सिर्फ एसडीएम बल्कि उनके सुरक्षाकर्मी भी व्यापारी के साथ हाथापाई करने की कोशिश करते हुए कथित रूप से देखे जा रहे हैं। लेकिन जब इसे लेकर एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो इन्होंने मामले को सीधे सीधे नकार दिया। कह दिया कि हम तो साप्ताहिक बंदी के निरीक्षण पर निकले थे जी। जब दुर्व्यवहार करने की बात पूछी गई तो कह दिया कि यह सब गलत है। और जब पत्रकार ने कहा कि आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा दें, वीडियो दिखा दें, तो एसडीएम साहब कुर्सी छोड़कर भागने लगे। इस घटना की दोनों वीडियो शेयर करते हुए प्रिया सिंह लिखती हैं कि रीढ़ वाले पत्रकार भी हमारे बीच हैं। देखिए बलिया के इस रिपोर्टर को कैसे आंख में आंख डालकर एसडीएम से सवाल दाग रहा है, और इस पत्रकार ने अपने सवाल के दम पर उप जिला अधिकारी महोदय को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। रवीश कुमार ने लिखा है कि इतनी हिंसा, इतना गुस्सा क्यों? क्या अफसर किसी तनाव में है? उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है, आराम नहीं है, बेलगाम हो चुके हैं, बुलडोजर चलाते चलाते खुद ही बुलडोजर बन गए। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, विवाह घोटाला हो या फिर थप्पड़ मार एसडीएम, इन सब से राम राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम राज्य एकदम टनाटन चल रहा है। आइए अब लगे हाथ बिहार चले चलिए, क्योंकि बिहार की घटना जरूरत से ज्यादा शर्मनाक कही जा सकती है। पिछले 10 सालों में शायद ही देश का कोई भी ऐसा वर्ग बचा होगा जिसे गोदी मीडिया, भक्तों की टोली और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश विरोधी नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा। खुद को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने के चक्कर में इन लोगों ने पूरे मुल्क को आतंकवादी बुला दिया। चाहे किसान हो, सेना भर्ती के नौजवान हो, चाहे देश भर के सरकारी कर्मचारी हो, या फिर एनआरसी सीए का विरोध करने वाले लोग। और अब बिहार समेत देश भर के नौजवानों को मोदी सरकार किस नाम से बुला रही है और उन पर कैसा ठप्पा लगा रही है, लगाना चाहती है, जरा आंखों को अच्छे से खोल कर देखिए। द वायर की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित हुई है, इसे पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने कई बार नागरिक अधिकारों को कुचला है। अब की बार रेलवे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक करने का फरमान यूट्यूब को दिया है। मामला यूं है कि रेलवे की निचले स्तर की नौकरियों के लिए ज्यादातर गरीब घरों से आने वाले नौजवान तैयारी करते हैं। सरकार ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे चालकों की 6 साल बाद भर्ती निकाली, और वो भी महज 5,696 पदों के लिए। इसके विरोध में 30 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर आ गए। रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी बढ़ाने की मांग करने लगे। कई रिपोर्ट आई हैं जो बताती हैं कि रेलवे में चालकों की बहुत ज्यादा कमी है। रेलवे रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि रेलवे चालकों की कम से कम 16,373 वैकेंसी होनी चाहिए। अगर खाली पदों को जोड़ देंगे तो जरूरी रेलवे चालकों की संख्या और बढ़ जाएगी। इसके बावजूद रेलवे की तरफ से कम वैकेंसी निकाली गई है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कम रेलवे चालक होने की वजह से अन्य चालकों पर दबाव है, उन्हें 12 घंटे से 20 घंटा काम करना पड़ता है। अब कल्पना करके देखिए, आप जिस ट्रेन में बैठे हैं उसका ड्राइवर हो सकता है कि 20 घंटे से गाड़ी लगातार चला रहा हो। बताया गया है कि उन्हें छुट्टियां भी कम मिलती हैं। मुख्य धारा के मीडिया तो नरेंद्र मोदी की गोदी में खेल रहे हैं। इस तरह के जरूरी मुद्दों को कवर करने के लिए वे नहीं पहुंचते हैं, तो इन मुद्दों को उठाने का काम यूट्यूबरों ने ले लिया है। मुख्य धारा मीडिया के मुकाबले इनके पास संसाधनों की कमी है, मगर यही लोगों की आवाज बन रहे हैं। जिन यूट्यूब चैनलों ने रेलवे के अभ्यर्थियों के पटना के प्रदर्शन को कवर किया, उनमें ऑन ड्यूटी, क्या कहती है पब्लिक, सच बिहार, चंपारण दर्पण, काबिल न्यूज शामिल है। ऑन ड्यूटी नामक चैनल ब्रिजेश कुमार चलाते हैं। ब्रिजेश का कहना है कि वो भी रेलवे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। नौजवानों की शांतिपूर्ण मांग को अनसुना करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरे मसले को ब्रिजेश ने ऑन ड्यूटी चैनल सहित कई यूट्यूब चैनलों ने दिखाया था। ब्रिजेश का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन को जिन भी यूट्यूब चैनलों ने पोस्ट किया है
उसके लिए उन्हें यूट्यूब की तरफ से एक नोटिफिकेशन मिला है। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को ब्लॉक करने के लिए मोदी सरकार ने यूट्यूब से शिकायत की है। यूट्यूब को यह आदेश दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वीडियो को ब्लॉक कर देना चाहिए। यूट्यूब ने वीडियो की समीक्षा की और इसे भारत में ब्लॉक कर दिया। एक एक लाइन को ध्यान से सुनते जाइए, इससे पहले कि मोदी सत्ता आपकी जबान पर स्टेपल लगा दे। सुनते जाइए, सावधान हो जाइए। राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत ही गंभीर मामला है। हमारा संविधान कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सीमित कर सकती है, मगर नौजवानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से राष्ट्रीय सुरक्षा में कहां से खलल पड़ रहा है, ये बात समझ से परे है। कानूनी मामलों के जानकार कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, मगर पाबंदी लगाने का आधार तार्किक और युक्ति संगत होना चाहिए। अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं दिखता। यह सरकार का मनमाना और तानाशाही किस्म का रवैया है। इसका विरोध होना चाहिए। अगर सरकार के इस तरह के कदमों को नजरअंदाज करके सहमति दी जाएगी तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वो हर तरह की जायज मांग को खारिज करने के लिए प्रोत्साहित होती रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों का आवाज दबाना गलत है, बिल्कुल गलत है। यह संविधान के खिलाफ है। ब्रिजेश की उम्र 24 साल है। साल 2022 से वो ऑन ड्यूटी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को ज्यादातर अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं पेपर लीक होता है और बेरोजगार नौजवानों की आवाज बनने की बात होती है तो उसे अपने चैनल पर जगह देते हैं। उन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कवर किया। उनका कहना है कि जब पुलिस वाले नौजवानों पर डंडा चलाएंगे तो हमारी आत्मा मर नहीं सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे न दिखाएं। एक वीडियो का क्लिप तो ऐसा है जिसमें एक पुलिसकर्मी अभ्यर्थी को लाठी मार रहा है और अभ्यर्थी कह रहा है कि दिखाइए सर, इसे दिखाइए, हमने क्या किया है कि आप लाठी मार रहे हैं। और पुलिसकर्मी लगातार अभ्यर्थी को लाठी मार रहा है। पुलिसकर्मी ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई कि देखने वाले भारत की प्रशासनिक व्यवस्था पर शर्मसार हो जाएंगे। ब्रिजेश का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने उनके साथ कुछ पत्रकारों को भी हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की, उनके पिताजी से बात की और उन्हें छोड़ दिया। जब उन्होंने घर आकर अपना यूट्यूब चैनल देखा तो पाया कि सरकार के आदेश पर उनके वीडियो को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन आया है। चूंकि सरकार के आदेश की बात थी तो वो डर गए। उन्होंने वीडियो को डिलीट कर दिया। अभी भी वो डरे हुए हैं क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल से उनकी जिंदगी चलती है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं उनका चैनल बैन न हो जाए। वैकेंसी बढ़ने से जुड़े इस विरोध प्रदर्शन पर रेल मंत्री ने जवाब दिया है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख नौकरी दी गई, अब हर वर्ष भर्ती निकाली जाएगी। इस पर युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने कहा कि रेल मंत्री के जवाब का छात्रों की मांग से कोई खास लेना देना नहीं दिखता है। इसके अलावा उनके तर्क में 2 बड़ी खामियां भी हैं। सबसे पहली बात यह कि 1.5 लाख नौकरियां 5 साल पुरानी भर्तियों की हैं, पिछले साल एक भी नहीं। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट लोको पायलट के केवल 5,696 पद निकालने का यह स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता कि हर साल भर्ती निकाली जाएगी, वो भी तब जब लाखों पद खाली पड़े हों और रेलवे में बालासोर जैसी दुर्घटना हो रही है। वैसे भी हर साल भर्ती निकालनी ही चाहिए। उनके मुताबिक ऐसा करके सरकार कोई एहसान नहीं करेगी क्योंकि हर साल भारी संख्या में पद खाली ही हो रहे हैं। जनसंख्या से लेकर विभाग का काम भी बढ़ रहा है। रेल मंत्री के इस जवाब से देश भर के रेलवे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं और अभी भी मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट में पदों की संख्या बढ़ाई जाए। अनुपम के ट्विटर अकाउंट से पता चलता है कि अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को कमजोर करने के लिए पटना में धारा 144 लगा दी गई है। जानकारी मिली है कि पुलिस की टीम छात्रावासों में घूम कर घुस कर अभ्यर्थियों को चिन्हित करके उन्हें डरा रही है, धमका रही है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिहार में वहां के मुख्यमंत्री ने जैसे पलटी मारी, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने का जुगाड़ बनाया, फिर से वहां पर सुशासन कायम हो गया, बिहार में बहार आ गई। इस घटना पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि हर स्तर पर पत्रकारों को डराना है जो लोगों के बीच जा रहे हैं। सरकार उन्हें परेशान कर रही है। नया तरीका निकाला गया है वीडियो हटाने का, थाने में बिठाने का। नए पत्रकारों से भी इतनी घबराहट, फिर पत्रकारिता संस्थानों को बंद कर दीजिए। कई बार सोचता हूं कि IIMC से लेकर माखन लाल तक में पत्रकारों के बीच ऐसी खबरों को लेकर क्या चर्चा होती होगी। मास्टर इनसे जुड़े प्रश्नों के क्या जवाब देते होंगे। राम राज्य की ऐसी ही तस्वीरों को देखकर उत्तर प्रदेश के देवरिया से आकाश प्रकृतिवादी लिखते हैं कि सत्य पर खत्म हुई अदालतों की स्याहियां, दफन हो गई बयान से पहले ही गवाहियां। दसों दिशा में जश्न था, चमन में उन्नति का यूं हुआ विकास इस तरह की हो गई तबाहियां। लूट लिए लुटेरों ने गुलशन को वाह वाह में, वो अच्छे दिन चले गए अच्छे दिनों की चाह में। आए दिन बहार के तो दिल ही रूठने लगे, आंखों में जो ख्वाब थे वो ख्वाब टूटने लगे। सपनों के उन सैलाब में बह गए कुछ इस तरह, कश्ती गई भंवर में और किनारे छूटने लगे। नस नस डूबे थे कर्ज में, बढ़ती हवा में खैरात थी, धरा पे पांव टिके न थे कि चांद तक की बात थी।
रात के अंधेरों में हो रहा निर्माण था, हुई सुबह मुश्किलों की तो मुश्किलें ही निजात थी। और हर तरह की बेड़ियां जीवन के निबाह में, हयात तनिक दिखी नहीं लुटेरों की निगाह में। लूट लिए लुटेरों ने गुलशन को वाह वाह में, वो अच्छे दिन चले गए अच्छे दिनों की चाह में। हमारी तरफ से आकाश प्रकृतिवादी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब जरा विश्व गुरु के रामराज्य की एक और खबर देख लीजिए। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा है कि इस खबर पर कोई चर्चा नहीं होगी, गौर से पढ़िए। आरोप गुरुद्वारे पर कब्जे का है। जी हां, भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह समेत 12 लोगों के खिलाफ डकैती समेत अन्य गंभीर आरोपों में केस दर्ज हुआ है। गुरुद्वारे पर कब्जा, मारपीट और लूट के मामले में 18 जनवरी को गोंडा के एमपी एमएलए कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन पुलिस चुप्पी मारकर बैठी रही। बाद में पीड़ित पक्ष जब हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 12 दिन बाद भाजपा सांसद पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। डकैती का, वैसे रामराज्य में भाजपा के सांसद पर मुकदमा दर्ज हो गया, यह भी कम बड़ी बात नहीं है। अब जरा इधर देखिए, लखनऊ की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी को 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में 6 महीने की कैद की सजा सुनाई है और 1100 रुपए का जुर्माना लगाया है। 1100। साल 2012 में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मगर इसके बावजूद उन पर अपराध दर्ज हुआ और मामला था प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी सार्वजनिक बैठक में संबोधित करने का। अब आप थोड़ी देर के लिए हिसाब लगाइए, यदि इस तरह के मामले आज के भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ दर्ज हों तो उन्हें कितने साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। जबकि आज तो साफ साफ देखा जाता है कि अन्य लोगों को तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी तमाम आचार संहिता के नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए दिखते हैं। उसकी शिकायत भी होती है, लेकिन किसी की मजाल जो अपराध दर्ज कर ले, सजा सुनाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे बहुत सारे लोग इन चीजों को अगले चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटने से जोड़कर भी देख रहे हैं। कह रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटवाने के चक्कर में कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। असलियत क्या है ये तो राम जाने। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा झारखंड पहुंची, वहां पर लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि महंगाई पर बोलिए सर। इस पर राहुल गांधी खुद ही अपना माइक लोगों को पकड़ा देते हैं कि लीजिए आप ही बोलिए। तभी एक व्यक्ति कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, भाजपा की सरकार जमकर महंगाई बढ़ा रही है और अडानी अंबानी को खत्म करने की बात कर रहा है। ये व्यक्ति कहता है कि इनको हटाइए। राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि सरकार सारी संपत्तियां अडानी को बेच रही है, लेकिन सरकार बेच नहीं रही है, सरकार दे रही है। वैसे बेचने और देने में बहुत फर्क होता है, आप भी जानते हैं। बेचने वाला हमेशा फायदे का सौदा करने की कोशिश करता है, लेकिन पीएम मोदी और अडानी के बीच कथित रूप से सरकार फायदा नहीं लेती, फायदा सेठ को पहुंचाया जाता है। वैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि जहां पर मित्रता की बात हो वहां मित्र से फायदा कैसे लिया जा सकता है, ये तो दोस्ती में दरार वाली बात हो गई। झारखंड में राहुल गांधी ने कहा कि यहां की जनता ने कांग्रेस की गठबंधन सरकार चुनी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से कहा कि जो भी हमारा विरोध कर रहा है उसके पीछे पड़ जाइए। फिर बीजेपी ने यहां आपकी सरकार चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने आपके मतदान की रक्षा की और आपकी सरकार को बचाए रखा। पिछले दिनों झारखंड में कैसा राजनीतिक प्रपंच चला है ये तो आपने देखा ही है। यह अलग बात है कि स्वघोषित चाणक्य की चुटिया गर्म हो गई यहां पर और भयंकर गच्चा खा गए। एक आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री ने गोदी मीडिया के चाणक्य की हवा निकाल दी, उस गोदी मीडिया की जिसका एक लपरझंडिस कथित रूप से आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ जंगलों में देखना चाहता है। वहीं सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी की ये वाली तस्वीर खूब वायरल है। ट्राइबल आर्मी लिखते हैं कि सुधीर को आदिवासियों को अपमानित करने का हौसला यहां से मिलता है। हालांकि सिर्फ आदिवासियों को अपमानित करने का ही मिलता है या फिर पूरे देश की जनता को टोपी पहनाने का भी मिलता है, लोगों को बरगलाने का भी मिलता है, दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर और देश विरोधी बताने का भी मिलता है, किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बुलाने का भी मिलता है, जिहाद का फर्जी चार्ट बनाने का भी मिलता है और 2000 के नोट में नैनो चिप बताने का भी मिलता है। वैसे दो लोगों के चेहरे के बीच ये जो तीसरा चेहरा टुकुर टुकुर झांक रहा है उसे भी देख लीजिए और उनका प्यारा सा नाम नीचे लिख लीजिए। ये वही महाशय हैं जो पिछले दिनों कह रहे थे कि मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर महाराष्ट्र में भाजपा विधायक ने शिंदे गुट के नेता को गोली मार दी। दोनों नेता आपसी विवाद को लेकर थाने पहुंचे थे। मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायक ने ठाए ठाए कर दिया। गोली मारने वाले भाजपा विधायक हैं गणपत गायकवाड़ और गोली खाने वाले शिंदे गुट के शिवसेना नेता हैं महेश गायकवाड़। सूचना समाप्त हुई।